24 का महासंग्राम और पल पल की अपडेट बीएसटीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया है। जो यहां मतगणना जारी है और उस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया है, जहां मंत्रियों के साथ काउंटिंग पर चर्चा की है। सियासी समीकरण पर भी बातचीत की गई है। रुझान आने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मोदी जी की सरकार बन रही है। देश भारत से जो रुझान आ रहे हैं उससे तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो गई है। 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यहाँ पे आत्मविश्वास से भरी भारतीय जनता पार्टी और रुझानों के बीच यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है, जहां चर्चा की है। मंत्रियों के साथ काउंटिंग पर चर्चा की जा रही है। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं, और ख़ास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएँ, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं, 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को प्रति माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी से लोग, हमने तो पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। छिंदवाड़ा हमारे लिए खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, छिंदवाड़ा को सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने खड़ा हूं, जो कि विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर उन्हें बधाई देने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहां पर जो गेट बनाया गया है उनके घर के सामने, यानी मामा के घर के सामने, उस पर लिखा हुआ है भारत की आवाज़, देश के मामा शिवराज सिंह चौहान जी को देश के मामा बनने पर हार्दिक बधाई। यानी ये संकेत है कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए थे, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की जनता मानने लगी है कि अब केंद्र में जाकर मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद, और वो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि अब देश के मामा भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने उनके गेट के बाहर, यानी उनके बंगले के बाहर होर्डिंग्स, पोस्टर लगाकर उनको बधाई देने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। दूसरे होर्डिंग्स में आप देखेंगे कि देश की पुकार, तीसरी बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करने पर देश और प्रदेश वासियों का हृदय से धन्यवाद, आभार। ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, जो इस तरीके से उनको बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो तकरीबन 75 दिन चले, नमस्कार मैं हूं प्रवीण दुबे। तो तकरीबन 75 दिन तक चले चुनाव प्रचार का आज नतीजा आएगा। 8,360 प्रत्याशी जिनकी सांसें आज या तो संयत होंगी या असंयत होंगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का मुस्तकबिल जनता ने जो लिखा था वो उजागर होगा। जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यूपी से अभी तक उस तरह से नहीं आई, लेकिन मध्य प्रदेश से लगातार अच्छी खबर आ रही। 29 सीटें, और अभी तक के प्राप्त रुझानों में 29 की 29 सीटों में बीजेपी लीड कर रही है। अभी आपने हमारे सहयोगी मनोज को देखा, वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर थे, जो 1 लाख से ज्यादा वोट से अभी तक आगे चल रहे हैं। यानी उन्होंने ये बता दिया कि उनकी लोकप्रियता का जो पैमाना है वो किस तरह का। हम इंदौर का रुख जरूर करना चाहेंगे एक बार, कि इंदौर से अगर हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हों तो उनसे पूछेंगे, भारत, इंदौर में जिस तरह से अक्षय कांति बम ने एन वक्त पर बम फोड़ा था, ये लग रहा था कि पब्लिक नाराज है। कुछ अभी फिगर जो आए उसे आप और पुष्ट करेंगे कि 43,000 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नोटा, सबसे ज्यादा नोटा पे लोगों ने वोट किया देश भर में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से। इंदौर में क्या लग रहा है आपको, किस तरह की लीड हो सकती है शंकर लालवानी की, और क्या किस तरह की सूरत हाल है वहां?
प्रवीण जी देखिए, बात की जाए 2019 के चुनाव को लेकर के, तो जिस तरह से 5 लाख से अधिक वोटों से शंकर लालवानी जीते थे, और अभी अगर बात की जाए ताजा रुझानों की, तो छठा राउंड कंप्लीट हो चुका है, 19 तकरीबन राउंड है। तो जो एक लीड, जो 10 लाख की लीड की बात की जा रही थी, वो लीड कहीं ना कहीं शंकर लालवानी अब क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाएगी इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो तकरीबन 15,46,000 के करीब जो है वो वोटिंग यहाँ पर मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया गया था। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो 5 लाख मतदान के करीब जो है उसकी काउंटिंग हो चुकी है। अभी 10 लाख वोटों की गिनती अभी होना बाकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो नोटा को भी जिस तरह से समर्थन लगातार मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो विधानसभा के हिसाब से ईवीएम मशीन की काउंटिंग चल रही है, उस काउंटिंग के अंदर तकरीबन 10 से 15% जो है वो नोटा को भी वोट मिल रहा है। अभी हाल ही की बात की जाए तो शंकर लालवानी 4 लाख की लीड जो है वो क्रॉस कर चुके, और नोटा भी 70,000 के करीब जो है नोटा को वोट अब तक मिले हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, जिस तरह से कि आप जो जिक्र था, वाकई अक्षय कांति बम जब अंतिम समय में जिस दिन नामांकन वापस लेने वो पहुंचे थे, उसके बाद में कहीं ना कहीं आक्रोश कांग्रेस में नजर आ रहा था। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता है काफी लंबे समय से कांग्रेस में रह करके और राजनीति कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी साफ नजर आ रही थी। ऐसे में शंकर लालवानी की जो राह है वो अब आसान दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीच में किसी भी अन्य प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं दिया था। इसके बावजूद अगर हम देखें तो अब प्रत्याशी कांग्रेस के रूप में यहाँ पर मौजूद नहीं है, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक उत्साह पूरे हम देखते आ रहे थे लगातार कि मध्य प्रदेश के चुनाव के समय इंदौर का जो एक अलग उत्साह था, लगातार बीजेपी अपना गढ़ इससे बना चुकी थी, लेकिन उस गढ़ को भेदने के लिए अक्षय कांति बम को सामने लाया गया था। अक्षय कांति बम एन मौके पर नामांकन वापस लेने के बाद में भाजपा में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो उत्साह था वो एक तरह से उस तरह से नहीं बच पाया, क्योंकि अक्षय कांति वो एक तरफा हो गया, कैंडिडेट बाहर हो गए, तो जाहिर बात है। तो जो खास मेहमान, हम लगातार आपको कवरेज दिखाते जाएंगे, और सिर्फ एमपी छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश की जो बड़ी सीटें हैं उनका भी जिक्र करेंगे, उन पर भी बात करेंगे। अभी जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। बहुत स्वागत डॉक्टर केसवानी का। और दूसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। सबसे पहला सवाल दुर्गेश जी, एमपी में तो बल्ले बल्ले जैसी खबरें अभी तक तो आ रही हैं, हम स्टूडियो में बैठे हैं तब तक, बाकी के देश को लेकर क्या आकलन आपका? ये प्रवीण जी, मोदी जी के मूल मंत्र को लेकर गए थे, और जो हमारा देश में जो है अब की बार जो मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में मिशन 29 की ओर अग्रसर, और अभी शुरुआती रुझान है। अभी बहुत मतलब ज्यादा अपन इन चीजों पे इसलिए भी नहीं आ सकते कि कम से कम 8-10 राउंड पे जब हम आके खड़े होंगे तब कुछ भी तय करना संभव होगा। बाकी निश्चित रूप से जनता ने हमें लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा दिया है, इस बार भी हम आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, कई बार मतपेटियां इस तरह की भी खुलती है कि जिसमें जो वोटों जो मत निकलते हैं वो उस जगह के होते हैं जहाँ पे जो हमारे विपक्षी कैंडिडेट है उनका है। इसलिए अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। बाकी हम पूरी सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा जल्दबाजी होगा। दिनेश जी करते हैं। दिनेश जी, लेकिन रुझान जो है वो एक तरह का स्केच तो बना ही देते हैं, रंग ठीक है हम भर लेंगे शाम के 5 बजे तक, यह हो सकता है देर तक चले, काउंटिंग जिस तरह का के हालात हैं, लेकिन स्केच जो बना अभी तक का उसे कैसे देखते हैं आप दिनेश जी? जो रुझान है वो रुझान भी कहीं ना कहीं ये तो बताते ही हैं कि वोट यात्रा किस तरफ चल रही है, किस तरफ वोटर गया। और इसमें जो है आप देखिए ना कि यदि हम पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखेंगे, अभी इस रुझान के आधार पर ही देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो मजबूत स्थिति में उभर के आ रहा है। जो 2019 का जो माहौल था वो माहौल भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कहीं ना कहीं मिला नहीं है। अन्यथा अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 50-52 पर अटक रही थी, इस बार वो उसको क्रॉस कर चुकी है। कितना भी करेक्शन होगा, आप कितना भी नीचे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन होगा। कई तो सैकड़ा पार दिखा रहे हैं रुझान, तो कई रुझान तो सैकड़े के पार दिखा रहे हैं उसे। हाँ, इसलिए आप कितनी भी करिए, जो कितना भी करेक्शन यदि हम ये मान लें तो भी 80, 85, 90 तक तो कांग्रेस की स्थिति होती है ना। बाकी दूसरी है,
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने पिछली बार बड़ा सपोर्ट किया था, राजस्थान में सपोर्ट किया था, जिन राज्यों में क्लीन स्वीप था, यदि वहां एक भी सीट का नुकसान होता है, पंजाब तो और हरियाणा भी जनता पार्टी सभी बिल्कुल भाजपा को एक भी सीट का नुकसान होना, 2019 का ये एक इलेक्शन हम ऐसा माने कि लगभग वो एक्सट्रीम पर थी भारतीय जनता पार्टी। अब उससे आगे वो जाना चाहती थी, दक्षिण की तरफ अपनी जो बढ़त बनाना चाहती थी, लेकिन जो उसने हासिल किया वो हाथ से निकल गया। तो फिर वो दक्षिण से जो हाथ में आएगा उससे उसकी स्थिति कोई मजबूत नहीं होगी, और उसके लिए एक चिंता का कारण ये हो जाएगा कि उसका जो मूल था, जिन राज्यों में वो मजबूत थी, वहां की सीटें उसके हाथ से निकल गई और कहीं और से मिली नहीं, तो वो टेम्परेरी गेन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो ऐसे राज्य हैं, यहाँ तो उसको कोई भी सीट गंवानी नहीं चाहिए थी। और जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने एक अपना गठबंधन बनाया, कहीं ना कहीं आप देखिए कि बिहार में जो आरजेडी थी वो 0 पे थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, बंगाल में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। जो 3-4 राज्य हैं, इस बार उड़ीसा में लग रहा है कि भाजपा कुछ ठीक बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी से इसका जवाब भी लेते हैं। दुर्गेश जी, ये बात सही है जो कह रहे हैं। यूपी तो आपका ऐसे बड़े भाई की तरह हो गया था कि बहुत सारे वहां का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल हो जाता था बाकी बीजेपी शासित राज्यों में। यूं लगता था कि यूपी आइडियल स्टेट जैसा है। अभी जो रुझान है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नतीजे नहीं है, लेकिन जो रुझान है वो बता रहे हैं कि नुकसान वहां आपको हो रहा। हरियाणा का भी बता रहे हैं रुझान कि हरियाणा में भी ठीक नहीं हो रहा। एमपी ठीक है, आप 29 की 29 अभी तक जो जितने दौर की गणना हुई है, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उसके मुताबिक एमपी ठीक चल रहा है आपका। लेकिन जो बाकी राज्यों में स्लिप हुआ, ये लग रहा था, आप हमेशा ये बात कहते थे कि भाई विपक्ष है कहाँ, लड़ कहाँ रहा है, तो ये कौन लड़ गया विपक्ष की तरफ से? देखिए प्रवीण जी, विपक्ष तो हम तो हमेशा से इस बात के कर रहे हैं, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और जब एक मजबूत विपक्ष होता है तो जनता से जुड़ी हुई बातें वो सक्षम रूप से उठाने का काम करता है। अभी तक तो निश्चित रूप से विपक्ष कहीं दिखा नहीं, देश में भी नहीं दिखा, प्रदेश में भी नहीं दिखा, आपने देखा। तो जब विपक्ष कहीं सत्ता अगर अपनी उसमें सत्ता अगर किसी चीज को नहीं देख पाती तो विपक्ष उसको दिखाने का काम, आईना दिखाने का काम करता है। हम तो हमेशा से ही इसके पक्षधर हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है। हाँ, सहमत हूं इस बात से। अभी 12 बजे कुछ हम थोड़े और कंफर्म होंगे, उसके बाद 1 बजे हम कुछ और कंफर्म, 2 बजे तक मुझे लगता है कि कुछ बोलने की उसमें पॉजिटिविटी और उसमें आएगी। पर हम जिस लक्ष्य को लेके चले थे, हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, हम शुरू से ही कह रहे थे कि हम मिशन 29 को लेकर, कई बार आपके चैनल्स पे जब हम डिबेट कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे अपना वोट शेयर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर हम बढ़े थे। बूथ की हम स्टडी करते हुए हम आगे बढ़े थे। 64,523 बूथों पे हम डिजिटल पहुंचे, हम फिजिकल पहुंचे, हमने अर्ज पन्ना प्रमुख तैयार किए, हमने पन्ना प्रमुख तैयार किए, हमने बूथ समितियां गठित की और उसके परिणाम आप ठीक है। माफी से आपको रोकूंगा दुर्गेश जी, हमारे सहयोगी मनोज ने जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनसे बातचीत की, पहले वो सुनवाते हैं, फिर तीसरे मेहमान भी हमारे साथ इन हो गए, उनके पास भी चलेंगे। पहले सुनिए मनोज को। 29 सीट पे रुझान आपके पक्ष में आ रहे हैं सर? नहीं, मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश की जनता को और प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हम 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन। सर बधाई भी दी है आपने सीएम को जाकर? हाँ, जाकर स्वाभाविक है कि हम ऐसा रिजल्ट लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री इसके हकदार है। 29 सीट पे जो जिस तरीके से जीत मिली, उन्होंने बधाई भी मुख्यमंत्री निवास पे जाकर सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी है। तमाम मंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे बधाई देने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जो रुझान है वो सामने आए हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो ये एमपी का उत्साह वाजिब भी है। अभी तक हालांकि ये कोई नतीजे नहीं है, ये सिर्फ रुझान है। और रुझान में 29 सीटों में अगर एमपी आगे चल रही है, पहली बार बतौर सत्ताधीश डॉक्टर मोहन यादव लीड कर रहे थे इस चुनाव को, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष लीड कर रहे थे, तो उनके लिए उत्साह, उनकी टीम के लिए वाजिब है। तीसरे मेहमान हमारे साथ इन कर गए विद्वान प्रवक्ता है मृणाल पंत, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है मृणाल जी का बहुत बहुत स्वागत।
मृणाल जी, एमपी से तो चलिए ठीक है कि वैसी खबरें नहीं आ रही जैसी आपके लिए शायद अपेक्षित रही होंगी। बाकी के राज्यों से आ रही, इलेक्शन के वक्त ये कहती थी बीजेपी की आपका कैंपेन बहुत लचर, अब विपक्ष है कहाँ, दिख नहीं रहा है। लेकिन ये जो आ रहे हैं नतीजे, यूपी की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, और भी स्टेट की बात कर ले, इवन बंगाल की भी बात कर ले, तो ये इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस से कैसे संतुष्ट हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कई तरह से कृत्रिम वातावरण देश में बनाया था। मीडिया का सहारा लिया था, सरकारी संस्थाओं का सहारा लिया था। सरकार तो खैर उनके पास पूरी तरह थी ही, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। हर कोशिश की थी कि विपक्ष चुनाव एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं लड़ सके, लेकिन देश की जनता ने विपक्ष को बहुत प्रोत्साहन दिया है, आशीर्वाद दिया है। कल हमने साफ तौर पे कहा था कि जो एग्जिट पोल आए हैं ये देश की यथास्थिति को, मतदाता के मूड को नहीं बताते हैं, और आज जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे चुनाव बदलेगा, कुछ सीट हम जरूर लेकर आएंगे। कम से कम 10 सीट ऐसी हैं जहां पे हमने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा है, हमारे प्रत्याशी फाइटिंग मोड में हैं, चुनाव जीतने की स्थिति है, और अभी 3 या 4 शुरुआती राउंड हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश देश जिस दिशा में जा रहा है उससे बहुत अलग नहीं रहेगा। प्राथमिक रुझान में बड़ा आश्चर्यजनक है, ऐसा आमतौर पर मध्य प्रदेश में होता नहीं है। जिस दिशा में देश जाता है कम से कम उस दिशा में मध्य प्रदेश कदम जरूर बढ़ाता है, अगर पूरी तरह से उस भावना को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो। इसलिए पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मतगणना आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल परिणाम आएंगे। दिनेश जी एक बार इन करते हैं। दिनेश जी, स्क्रीन जो दिखा रही है कि 295 और 228, ऐसा मतलब हम इसे नेक टू नेक नहीं भी कहें तो भी ये कह सकते हैं बिल्कुल लगभग बराबर का मुकाबला है। ये प्रत्याशित था कि आपको इतने सारे मुद्दे चले, राम मंदिर में जिस तरह से कांग्रेस नहीं गई, बीजेपी ने एजेंडा बनाया, ये लगा कि भाई कांग्रेस की बड़ी चूक है। फिर बहुत सारे मुद्दे आए, मुजरा भी आया, मटन भी आया, ये सब मसले भी आए। क्या रणनीति रही होगी विपक्ष की, वो काम कर गई, जातिगत आधार पर जनगणना काम कर गई, या फिर बाय डिफॉल्ट जो है वो विपक्ष आगे बढ़ा? दिनेश जी, आपकी टिप्पणी। जी, मुझे लगता है कि जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, दोनों के मुद्दे अपनी अपनी जगह पर काम किए। जो हम देखते हैं ना स्क्रीन पर कि आप यदि कर्नाटक में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस शासित राज्य में वहां मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के मुद्दे ज्यादा हावी थे। उड़ीसा में हम देख रहे हैं बीजू जनता दल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और वो ऐसा भी लग रहा है कि विधानसभा में भी शायद वो सरकार बना लेगी, और लोकसभा में तो उसका है ही। तो कई जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही थी, वहां वो मजबूत है। लेकिन जहां वो मजबूत थी, जिन मुद्दों को लेकर थी, आप मध्य प्रदेश तो देखिए, आप इसलिए यहाँ एक ऐसा केस है कि आप कभी भी किसी भी वक्त चुनाव हो जाए तो 2 सीटें ऐसा मानते थे कि कांग्रेस पार्टी के खाते में स्थायी तौर पर जाती थी, एक छिंदवाड़ा और एक गुना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना छोड़ा तो एक सीट बच गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट रहती थी कि हम जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मिशन 29 के लिए काम कर रही थी, तो उसने अपना एक मिशन 29 पर वो बढ़ती दिख रही है। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जरूर आ गई, लेकिन लोकसभा में उसकी सीटें कम हो रही है। तो वहां उसके जो मुद्दे थे, जो मुद्दे आरक्षण की कांग्रेस का मुद्दा था, और जो छत्तीसगढ़ में पिछले बार 3 सीट था, अभी तक के रुझान तो बता रहे हैं कि 2-1 सीटें आ रही छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में भी वहां पहले 3 सीट थी उसकी कांग्रेस पार्टी की, यदि वहां 2 आ जाती हैं तो भी वो एक बिल्कुल भाजपा के पक्ष में क्लीन स्वीप नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस को नुकसान तो होता है वहां उस राज्य में जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए। तो यहाँ क्या है प्रवीण जी, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पिछले 2-3 जो चुनाव है हम लगातार जो देखते हैं बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से वो कमजोर बूथ पर फोकस करती है, जिस तरह से वो कमजोर राज्यों पर फोकस करती है, वो अपने मजबूत राज्यों पर तो रखती है लेकिन कमजोर राज्यों पर भी करती है। तो इस बार ऐसा लग रहा है जिन राज्यों को उसने मजबूत माना था वो हाथ से निकल रहे हैं, जो कमजोर थे, जहां एक्सरसाइज उसने की, अच्छी मेहनत जहां की, वहां वो मजबूत स्थिति में आ रही है। और वहां कहीं ना कहीं वो जो उनका 400 पार का नारा था उन स्टेट को ध्यान में रखकर था। लेकिन ये उम्मीद नहीं है उनको कि जो उनके पास जो है वो हाथ से चला जाएगा। तो हो सकता है उसमें ये समीकरण बिगड़ रहा हो, लेकिन जब फाइनल टैली आएगी
तो ये पता लगेगा। जाहिर कि बात है, नुकसान जाहिर किन बात है। राज्यों अभी में तो हुआ। ये मतलब दिस इज टू अर्ली, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। हमारे सहयोगी मनोज ने एक और मंत्री हैं राकेश सिंह, उनसे बात की। जाहिर है कि एमपी के तमाम मंत्री जो हैं वो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। अभी तक के रुझान को ये मान के चल रहे हैं वो कि 29 सीटों पर तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया। सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं राकेश सिंह। राकेश सिंह मौजूद हैं। सर पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। सर एक बधाई और आप देके आए हैं अंदर सीएम मोहन यादव को जीत। स्वाभाविक है 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मध्य प्रदेश में। मतलब बहुत लंबे समय के बाद हम ये मानते हैं कि ऐसा सुखद अवसर आया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने ही जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में से 29 सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो या दूसरे बड़े नेता, उनकी कहीं ना कहीं इस बार साख जो है दांव पर है। दांव पर नहीं है, अब तो ये तय हो चुका है कि जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया 29 सीटों पर ही, और इसलिए कांग्रेस के जितने भी बड़े नेताओं के आपने नाम लिए हैं ये सभी चुनाव हार रहे हैं। छिंदवाड़ा की एक सीट सर कांग्रेस के पास, इस बार क्या समीकरण? हालांकि आगे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं छिंदवाड़ा में। बिल्कुल। छिंदवाड़ा की सीट भी जो है यहाँ पर जीतेंगे ये दावा है, और 29 सीटों पर आगे भी बीजेपी चल रही है। यही कारण है कि जीत की बधाई देने के लिए वो सीएम हाउस पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने बधाई भी दी। कैमरा पर्सन राठौर, BSTV भोपाल। तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी का रुख करना जरूरी हो जाएगा कि ये बात सही है कि पिछला एक इसके पहले वाले चुनाव में 28, उसके पहले 27, और अब अगर बढ़ते क्रम में 29 जो क्लेम कर रही है बीजेपी की जीत जाएगी। हालांकि मृणाल पंत जी का कहना है कि अभी उसमें वक्त है, तो उनके लिहाज से तो एक अचीवमेंट है। लेकिन जो दिनेश जी बात कर रहे थे डॉक्टर केसवानी, उससे ऐसे ध्वनित हो रहा था कि आप लोग ब्याज की तरफ चले गए और मूलधन सरकने लगा। माफ कीजिए। देखिए प्रवीण जी, कहीं कोई मूलधन सड़क नहीं रहा है, और हम जो मध्य प्रदेश की आप भी बात कर रहे हैं, गुप्ता जी भी बात कर रहे हैं, हम बहुत समय से इस चीज को चाह रहे थे। जब 27 आई तो हमारी उम्मीद 29 पर थी, पर उसके बाद 28 आई, और उसके बाद हम मेहनत करते गए चले। और मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कि हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी हैं, उन्होंने 64,523 बूथों को ही एक मिशन के रूप में लिया। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से किस बूथ पे हम कमजोर थे उसको कैसे ताकत देके आए, वहां पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब उसका ही नतीजा परिणाम दिख रहा है। और जिस तरह से मृणाल जी अभी भी आरोप और आलोचनाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे अब कांग्रेस को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो वहां पे खड़े हैं। अभी भी वो कह रहे थे कि कृत्रिम माहौल क्रिएट करने का, कहीं माहौल क्रिएट करने का काम नहीं किया। जनता की आवाज है, जनता ने मैंडेट जिस पक्ष में दिया है वो निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर में कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद किसी बात को बोले तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें फ्रूटफुल भी रहेंगी और लाभदायक भी रहेगी कांग्रेस। ठीक है मृणाल जी, वो कह रहे हैं कि, और मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा भी कि जो ताज़ा अपडेट आता जाए वो जरूर बताते जाएं, क्योंकि हम दर्शकों को ब्रीफ भी करते जाएंगे कि कितने दौर की गणना हो गई और कहां पर क्या स्थिति है, न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि देश की भी। मृणाल जी का रुख करते हैं। मृणाल जी, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि अभी बहुत उत्साह में आके, मतलब शब्द उनके नहीं थे, भाव जो मैं ग्रहण कर पाया, अभी बहुत उत्साह में आने की आपको जरूरत नहीं है, ये केवल रुझान है। अगर आप नजदीक में पहुंच भी रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मतदाता के निर्णय का तो हम सम्मान करते ही हैं, चाहे किसी भी तरह का निर्णय आए। असल में लोकतंत्र का पहरेदार और लोकतंत्र का मालिक तो वही है, जो उनका निर्णय होगा उसे तो हम सबको अंगीकार करना ही है, और बड़ी विनम्रता से हम उसको अंगीकार करते हैं, चाहे देश का निर्णय हो चाहे मध्य प्रदेश का निर्णय हो। लेकिन ये भी तो वास्तविकता है कि अभी मध्य प्रदेश की जो 29 सीटों के परिणाम रुझान हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 13 से ज़्यादा सीटों की लीड का अंतर सामने नहीं आया है। अब जैसे भिंड का अंतर है, केवल 4,000 मतों का अंतर अभी दिखाई दे रहा है। सतना का अंतर है, केवल 20,000 का अंतर दिखाई दे रहा है। 12 सीटें ऐसी हैं जिनका अंतर ही कितना है अभी तक यही नहीं पता। तो धीरे धीरे स्थिति साफ होने दीजिए। जब एक बार चुनाव का परिणाम 1, 1:30, 2 बजे के आसपास कंसोलिडेट होगा, तब हमें मध्य प्रदेश का वास्तविक रुझान दिखाई देगा, और जब वो रुझान दिखाई देगा तो जो मतदाता का निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। एक बार दिनेश जी को रुख करूंगा मैं जरूर से इस बात को लेकर। दिनेश जी, मतलब अगर हम देखें अभी तक जो स्क्रीन पे 229 हम देख पा रहे हैं, 293 एनडीए और 229 इंडिया गठबंधन,
उस लिहाज से अगर हम देखें तो मतलब अगर ये आगे तक यही ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा तो राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रयास किया वो लगता है कि थोड़ा फलीभूत होगा। जिक्र एमपी का इसलिए भी करना जरूरी है कि ये लोग कभी रणनीति का हिस्सा होते थे, देश की कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति और दिशा और दशा तय करते थे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, अगर ये ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? अगर पे हाइपोथेटिकल है, लेकिन बात तो की जा सकती है क्योंकि अभी तक तो 29 आगे चल रही बीजेपी। नहीं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल नहीं है प्रवीण जी, क्योंकि अब जो बात हो रही थी वैसे भी कांग्रेस पार्टी के भीतर ये पिछले हम देख रहे हैं ना, पिछले 5-7 साल से एक ही विषय तो हो रहा है कि जो पिछले 4.5 दशक से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस चुनाव पर चुनाव हार रही है, चुनाव पर चुनाव हार रही है, और फिर भी कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा कर रही है, उन पर दांव लगा रही है। देखिए, कमल छिंदवाड़ा मजबूरी हो सकती है कि एक आदमी लगातार जीतता रहा, लेकिन राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जो खुद 33 साल बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वापस लौटते हैं तो उनका कनेक्ट कितना बचेगा? जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं, जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं तो आपका कनेक्ट नहीं होता। कांतिलाल भूरिया 2 चुनाव हारते हैं, फिर भी आप उनको एक बार फिर से मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक बार बार कांग्रेस के भीतर बात है कि जो बीजेपी में होता है, बीजेपी का जो सबसे अच्छा पक्ष क्या है कि वो लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर लगातार कोशिश करती रहती है। वो हर 10 साल में ये देखिए कि नई लीडरशिप आगे करने की कोशिश करती है ताकि एक वैक्यूम क्रिएट ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या है, अब ये सवाल आता है कि इतने सारे लोग, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए और बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, तो ले देखिए अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बचे थे, अब इसके बाद कौन सा नेतृत्व है? अब आपने उमंग सिंगार और जीतू पटवारी को इस स्टेज पर लाए हैं जब बिल्कुल मामला आपके पानी जो है आपके सर के ऊपर, चारों पहिए पंचर कह सकते हैं उसे। हाँ, तो आपके पास स्कोप नहीं है ना कि आप कुछ एकदम कोई करिश्मा कर सके। ये लीडरशिप आपने 5 साल पहले दी होती तो हो सकता है कि वो कोई ग्राउंड पर कनेक्ट बनाते। आप रेफरेंस के तौर पर अरुण यादव को देखिए, उन्होंने को जब बनाया गया था 2018 से पहले वो लगभग 4.5 साल तक ग्राउंड पर वर्क करते रहे, और बाद में कमलनाथ जी आए और उसके बाद वो सरकार बन गई। तो वो केवल कमलनाथ जी का करिश्मा नहीं था, वो ग्राउंड वर्क भी था। ठीक बात है, वो आपके मुताबिक उन्होंने पूरा न्यू तैयार कर दी थी। एक बार डॉक्टर केसवानी को इन कर लेते हैं। डॉक्टर केसवानी, एमपी के ही संदर्भ में अगर हम बात करें, ये ठीक है कि बीजेपी के शुभंकर कहे जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, और अगर नतीजे इसी ट्रेंड पर रहे जो ट्रेंड अभी तक दिख रहा है तो बेशक उनके खाते ये जो तमगा है वो जाएगा ही। दूसरा, डॉक्टर मोहन यादव बतौर सीएम पहला इलेक्शन, वहां बतौर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पहला इलेक्शन, तो इन दोनों में से अगर हम कद के हिसाब से बात करें तो किसका कद और बढ़ जाएगा यदि नतीजे इसी लाइन पर आए जिस लाइन पर आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। हम भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी के साथ किए और हम पूरी दमदारी से यह चुनाव भी गए। आप देखेंगे हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जिस तरह से सभाएं की, जिस तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ जो चुनाव लड़ रहा था उसके साथ चट्टान के रूप में खड़ा होकर उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हुए। उन्होंने पल पल और एक एक क्षण जनता के बीच बिताने का काम किया। उनके जो दौरे थे हम देख रहे थे कि कई जिलों में वो उनकी सभाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के 12 से ज्यादा राज्यों में भी सभाएं की। तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चट्टान के रूप में खड़ा रहा, और यही उसका कारण है कि हम जिस मिशन को लेकर, लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, मिशन 29। कांग्रेस वाले हंसते थे, कई लोग हंसते थे कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कांग्रेस के ही मित्र हमें कहते थे कि हम 15 सीटें जीत रहे हैं, कभी 8 सीटें जीत रहे हैं, और नतीजे देखिए जिस तरह से हमने मेहनत की, जो हमने परीक्षा में हमने अपने आप को सम्मिलित करते हुए हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, और निश्चित रूप से जब परिश्रम की पराकाष्ठा होती है तो मृणाल जी के पास यही सवाल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एड ऑन करते हुए, मृणाल जी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, इन्हें ये जनाधार वाले आपके मास लीडर थे, ये अगर मान लीजिए ट्रेंड जो आ रहे हैं इसी तरह से आए तो फिर इनकी भूमिका, मतलब लोग इनसे नहीं कहेंगे कि आप खुद नहीं जीत पाए, पार्टी कैसे जिताएंगे?
पहले तो मैं धन्यवाद कर दूं हमारे बीजेपी के साथी को कि उन्होंने स्वीकार किया कि अमित शाह जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश के इन रुझानों में कोई भूमिका नहीं है। वो तो प्रदेश के नेता थे, मुख्यमंत्री जी थे और प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने मध्य प्रदेश को थाम लिया और ये परिणाम आया है। अच्छा है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की स्वीकारोक्ति करने वाले लोग हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, मानना चाहिए। मैं भी मान रहा हूं कि रुझान हमारे पक्ष में नहीं है, थोड़ा सा आप भी मान लीजिए, उसमें क्या है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, देखिए कांग्रेस पार्टी लीडर आधारित पार्टी रही है, तो हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम संगठन आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारे यहाँ उम्मीदवार कैसा है, उसका चयन कैसा हुआ है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता कैसी है, उनका व्यक्तिगत जनाधार कैसा है, इन चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसका एक दुष्परिणाम मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, इसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि जब हम इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को जो ताकत मिलनी चाहिए, संगठन की जो ताकत मिलनी चाहिए, नीचे जो कार्यकर्ताओं की ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आधारित पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन पर शायद प्रयास करने के बाद भी जितना ध्यान देना चाहिए उसमें कमी रह जाती है। और संभवतः उस कमी का खामियाजा हमको कई बार चुनावों में इस तरह से उठाना पड़ता है, खासतौर पे जब जब चुनाव बहुत क्लोज हो, 1%, 2%, 3% का अंतर हो, जैसे विधानसभा के चुनाव में और राष्ट्रीय चुनाव में भी ये परिलक्षित होता है। लेकिन जो हमारे नेता हैं इन्होंने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमें उम्मीद है ये सब जीत के आएंगे। बता देता हूं कि छिंदवाड़ा में 7 राउंड के बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू, वो 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 54,000 बड़ा फिगर कहलाता है। खरगोन से जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो 84,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्योपुर में 11 राउंड की गिनती अभी तक जो है वो रजिस्टर की गई है, उसमें 33,000 से बीजेपी आगे चल रही है। आगर मालवा और देवास जो सीट है वहां से भी बीजेपी 35,000 से आगे चल रही है। एक बार इन करेंगे अब दिनेश जी को। दिनेश जी, ये मतलब ऐसी नेक टू नेक फाइट अभी तक का जो मतलब जो आते जा रहे हैं हमारे पास फिगर, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि क्लोज फाइट चल रही है 29 सीटों में। आपकी टिप्पणी? नहीं देखिए, जो हर जगह का एक ट्रेंड होता है, वो एक ट्रेंड तो कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है। और जितना अंतर है और वोट कितने बचे हैं, कौन सी चीजें बदली हम देखते हैं ना, क्योंकि अलग अलग जिलों में कई बार लोकसभा सीट फैली हुई होती है, तो अलग अलग जिले पे होता है। लेकिन जो मार्जिन हम पिछली बार हमने देखा था प्रवीण जी, कि एक बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो लो पोलिंग परसेंटेज रहा कई जगह, वो उसने मार्जिन को कम किया, उसने जो भारतीय जनता पार्टी की लीड को कम किया। तो यहाँ जो है वो जीतने की स्थिति तो तब भी है 2014 से पहले की जो स्थितियां थी या 2014 में थी, लेकिन 19 का जो मार्जिन था, 19 की जो विक्ट्री थी, वो उतनी नहीं है। आप देखिए ना कि बनारस में भी प्रधानमंत्री जी कोई वन साइडेड तो नहीं चल रहा मामला, अभी लगातार कड़ा मुकाबला है ना। ठीक बात। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हो, वो 50-55 हजार की लीड में अभी हिचकोले खा रहा हो। एक फर्स्ट राउंड में तो आप पीछे बताया गया था कि वो पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वोटर का माइंड कोई परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन जो बात यह है कि आप उसे मटेरियलाइज नहीं कर पाए। आप जो लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। विपक्ष के पास लीडरशिप की क्राइसिस थी। तो जो भी थी, जो परिवारवादी जो जिन पार्टियों को कहते थे, यदि उनका प्रदर्शन आप यदि ठीक रहता है तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद के मुद्दे को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुद्दा कौन था जो उनके मन में चल रहा था? बहुत सारी चीजें थी, महंगाई, बेरोजगारी, वो भी थे, एक रिजर्वेशन भी मुद्दा हो सकता है। तो अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग तस्वीर है और जो मार्जिन की जो तस्वीर बन रही है, वो पूरा। मैं रोकूंगा दिनेश जी आपको, हमारे सहयोगी पूर्वी जो नई ब्रेकिंग और कहां किस तरह से कौन आगे कौन पीछे चल रहा है ये बताएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण जी। तो यहाँ बड़ी खबर छिंदवाड़ा से मिल रही है, जहां 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। देखिए सुबह से ही काउंटिंग का जो सिलसिला है लगातार जारी, और इस बीच बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी की लीड बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ लगातार पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट, जहां लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि शुरुआत से ही जो है बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू आगे हैं और नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं।
और कुछ इसी तरह के रुझान जो है विदिशा से भी सामने आ रहे हैं, जहां विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह रुझान आते हुए गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2.42 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो तमाम रुझान ये अलग अलग जगहों से आपने देखे जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रुझान जाते हुए और लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई। तो एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर केशवानी का। डॉक्टर केशवानी, बीजेपी को का जो वीकर सेक्शन, आप अभी यहाँ नहीं कबूलेंगे, मैं जानता हूँ आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। कांग्रेस जिसे मान के चल रही थी उनमें एक मंडला था। हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि 2.5 लाख के करीब से शिवराज जी आगे, 2.5 के आसपास करीब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आगे, विवेक बंटी साहू लगभग तकरीबन 60,000 यानी 54, 55, 60 ही हो जाता है, वैसे आगे। कुलस्ते जी को उस तरह से लीड नहीं मिल रही। तो मंडला अभी भी ऐसा तो नहीं कि वीकर सेक्शन टाइप मंडला में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, कहीं कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी प्रवीण कि एक बढ़त बनती हुई जा रही है और उस क्षेत्र में हो सकता है कि वहाँ की जो मतपेटियां हैं वहाँ पे हमारे वोटर नहीं होते जो खुले हैं अभी, पर हम सब जगह बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। कंफर्टेबल मार्जिन हम लोगों को आगे हमने बढ़त बनाई हुई है और मुझे लगता है कि अब पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं है। अब धीरे धीरे हम और शने शने हम आगे बढ़ते जाएंगे। देश में भी आप देखिएगा कि हम अभी 294-95 के आसपास जो दिख रहा है आपके उस फिगर, हम और आगे जाएंगे धीरे धीरे। समय आन दीजिए, समय को थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करना पड़ेगी अभी समय को। और बिल्कुल प्रतीक्षा का ही दिन है आज तो। जी बोलिए। जी, तो निश्चित रूप से हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। रही बात कांग्रेस मान रही, कांग्रेस को तो इस चीज को स्पष्ट रूप से मानना चाहिए। इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष कई बार कांग्रेस के लोगों को हिदायत देते थे कि भाजपा के संगठन से सीखना चाहिए। और हमारे जो मित्र मिनाल जी बैठे हैं वो शायद मेरी बात को पूरा नहीं ले पाए, उन्होंने अपने फायदे वाली बात करने की बात की। हम तो इस चुनाव में माननीय मोदी जी को ही जो एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, उसको लेके हमारे चाहे 23 की बात हो कांग्रेस का टुकड़ा साफ हुआ, चाहे अब 24 की बात करो तो कांग्रेस का टुकड़ा साफ हुआ। हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व अमित भाई शाह जी, जेपी नड्डा जी, जितने नाम कहें, मैंने तो प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका की बात की कि हर कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका को निभाया है और वही कारण है कि आज हम जो आपकी स्क्रीन पर 29 में से 29 दिख रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे देश के कार्यकर्ता की सबकी स्क्रीन पर। एक बार मृणाल जी को करते। मृणाल जी, जैसे हम समझ पाए और मतलब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात भी है, हमने ठीक समझा, हमने दिनेश जी या जो भी पत्रकारिता सरोकार रखने वाले लोग हैं कि भाई कांग्रेस ने वीकर सेक्शन पर फोकस किया। एमपी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आपने जगह वही चुनी राहुल प्रियंका जी की रैली की जो आपको आप मान के चल रहे थे कि बीजेपी का वीकर सेक्शन है, मतलब मंडला, मतलब शहडोल, मतलब सतना, मुरैना, मतलब इन जगह पर आपने फोकस ज्यादा किया। आप छिंदवाड़ा नहीं भेजे किसी को, लेकिन यहां जरूर भेजते रहे। आपको लगा कि शायद यहां ठीक कर सकते हैं, यहां नहीं कर पाए। ठीक की वजह क्या, या फिर अभी भी उम्मीद है कि इन 4-5 जगह से? उम्मीद अभी भी है, हालांकि प्रारंभिक रुझान उस दिशा में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को काटते हुए उन्हीं के एक नेता को इसका क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो वातावरण विधानसभा के चुनाव के पहले लाडली बहना योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने बनाया था, उसका कुछ असर अभी मध्य प्रदेश में बरकरार दिखाई देता है। मुझे यह भी लगता है कि शिवराज सिंह जी के साथ जो अन्याय, घोर अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री न बना के किया था, उनके व्यक्तिगत जो रुझान दिख रहे हैं, अभी 2.5 लाख की लीड आ गई है, शायद जनता के मन में व्यक्तिगत तौर पे उनके प्रति भी सहानुभूति है कि उनको थोड़ा सा ज्यादा रिस्पांस जनता का मिल रहा है। और अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते, उनके सामने भाजपा के टिकट पे अगर वीडी शर्मा जी या प्रधानमंत्री जी भी लड़ते, तो भी शायद उस योजना के कारण भाजपा को हरा के शिवराज सिंह जी ये चुनाव जीतते। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी का जो व्यक्तिगत काम रहा मुख्यमंत्री पर रहते हुए, थोड़ा इस परिणाम में उसकी भी कुछ भूमिका बाकी जगह दिखाई देती है। हालांकि इन 8-10 सीटों पे शाम होते होते देखिएगा कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं, लोकल रखते हैं अब संवाद को। लोकल भी बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि लोकल से आशा है मेरा मध्य प्रदेश से। दिनेश जी, आपने देखा मृणाल जी की मोहब्बत शिवराज जी के प्रति, और दूसरी बात यह है, ये ठीक है कि भाई उनकी लोकप्रियता मास लीडर के नाम पर वो दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। सिंधिया भी 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए होंगे अब तक,
क्योंकि जब तक हमने आपको आंकड़े बताए थे वो 11 बजे और थोड़े बाद के थे, तो वो उस दौर तक वो आगे चल रहे थे, 2:30 के करीब पहुंच रहे थे। यहाँ के जो बड़े नाम हैं, मतलब वीडी शर्मा भी, जो बड़े नाम हैं यहाँ से वो ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ के बड़े नाम जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के, कि भी कुछ ना कुछ एक इंडिविजुअल भी तो एक जनाधार नेता का होता है। क्या फर्क देखते हैं आप दोनों के नेताओं की, के जनाधार में, दोनों के नेताओं की छवि में, दोनों के नेताओं की ग्राह्यता में? जब हम ये देखते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता व्यक्तिगत तौर पर जिन्होंने ये मानते हैं कि इनका व्यक्तिगत असर इस इलाके में है, यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें यहाँ कम से कम ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो मोदी जी का तो जो चेहरा वो था ही, और दूसरा इन नेताओं को जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है। अब जब इनकी खुद के बारी आती है तब भी जनता रिजेक्ट कर देती है। ये बात ही तो कार्यकर्ता कांग्रेस का कहता रहा है ना कि भैया आप लीडरशिप बदलिए। तो कहीं ना कहीं आप विधानसभा चुनाव में भी देखिए आप क्या हुआ था, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की यदि 8 सीटों में देखेंगे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस कब बेहतर था वहां। आप जयवर्धन सिंह देखिए कि कितने बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए थे, लक्ष्मण सिंह चुनाव हार गए थे, प्रियव्रत सिंह चुनाव हार गए थे। जब दिग्विजय सिंह के करीबी चुनाव हार गए थे तो हम ये उम्मीद जो है कैसे कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे और वो जीत जाएंगे। उनके लिए तो संघर्ष था ही, उन्होंने पद यात्रा की, उन्होंने कनेक्ट बनाने की कोशिश की इस उम्र में भी, और उनको एक थोड़ा सा इमोशनल अपील भी करना पड़े क्योंकि वो भी जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्होंने यदि ये कहा था कि वो 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन्होंने नहीं लड़ा। उन्हें पता था कि ग्राउंड रियलिटी या जो मिस्टर बंटाधार की जो छवि है वो जो बना दी गई है वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। भोपाल का अनुभव देखा था कि भोपाल में पिछली बार उनको चुनाव लड़ाया गया था। तो पार्टी लगातार ऐसे चेहरों पे प्रयोग कर रही है जिनको जनता भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप यदि नकुल नाथ वहां हैं तो ये व्यक्तिगत कमलनाथ से हो सकता है लोगों की नाराजगी ना हो, लेकिन नकुल नाथ के रवैयों को लेकर हमने देखा था कि दीपक सक्सेना जैसे लोग यदि छोड़ के जाते हैं तो ये गंभीर विषय होता है कि वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और इसको शायद रिव्यू नहीं कर रही कांग्रेस को। जहां रिव्यू करना चाहिए, जहां अपने आप में समीक्षा करना चाहिए, वो नहीं कर रही। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, आप शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी विदिशा जीतते थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि आप 19 का चुनाव छोड़ दो, आप वो तो लगातार जीतते रहे, अपने नाम पर ही जीतते रहे। अब इसमें जब मोदी जी का एक फैक्टर आया उसमें, तो आप देखिए कि इलेक्शन खत्म होने से पहले ही वो 2.5 लाख की लीड पर है, जो पहले कभी नहीं जीतते थे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक बार दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था कि इंदौर जो है वो नोटा का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते जा रहा है। 83,000 से ज्यादा वोट जो है वो इंदौर में नोटा को मिल चुके। तो आपको नहीं लगता कि इंदौर में जो आप लोगों ने किया, मतलब अक्षय कांति बम जाहिर है कि कूद के तो नहीं आए होंगे, भले आप ये बोल दो कि वो अपनी मर्जी से आए, वो तो खुद छोड़ना चाहते थे, आपका रोल कुछ ना कुछ रहा होगा इसलिए वो आए। पब्लिक की नाराजगी की शक्ल में नहीं दिखता ये जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखेगा 83,000 वोट अगर नोटा को अभी तक मिल जा रहे हैं, मतलब ये आपके लिए गुस्सा नहीं, 83 आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो तो देखिए, आप अगर इंदौर की लीड देखेंगे तो शंकर ललवानी जी लगभग 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं वहां पे। और कांग्रेस ने एक मुहिम चलाने का काम किया कि नोटा नोटा नोटा। कांग्रेस ये चाह रही थी जो कांग्रेस को वोट परसेंट मिलता था वहां पे, तो वो नोटा में कन्वर्ट। तो अब ये तो कांग्रेस को दिक्कत है कि उसने नोटा को दिखाने की कोशिश की और नोटा उस गति से आगे नहीं बढ़ा। रही बात अगर वोट खराब करने के लिए जो दल अपील करता है, तो मुझे लगता है कि भगवानी उसका मालिक है। और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में लगभग जो मैं आपकी स्क्रीन पर प्रवीण जी देख रहा हूं कि हमने लगभग लाखों में बढ़त बनाना शुरू कर दी। अब हम 11:30 पौने 12 के बीच में चल रहे हैं, 1 बजे तक और धरातल पे आना शुरू कर देंगे। मैं इनको भी, मृणाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको हमारी जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से भा रही हैं। लाडली बहना कर दीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना कर लीजिए, अनेक योजनाएं हमने की। और माननीय शिवराज जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, 18 साल से ज्यादा वो मुख्यमंत्री रहे और उनके कद की बराबरी मुझे लगता है कि जिस तरह से वो डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, वो एक बड़े कद्दावर नेता है मुझे। और जब हमारी योजनाएं हैं, हम जन कल्याण के काम करते हैं, तो जनता आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद को आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि 29 में हम आगे चल रहे हैं। पूर्वी आप देश भर की हम आपको एक ब्रेकिंग बता देते हैं, अपडेट करना दर्शकों को हमारी जिम्मेदारी भी है कि कहां पर क्या चल रहा है। पूर्वी जी,
तो देखिए, लोकसभा की देश की सभी लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रुझानों में कांग्रेस और सपा गठबंधन को बढ़त यहां मिलती हुई नजर आ रही है, भाजपा को यहां नुकसान। जहां 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और इसमें रुझान जो सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस और सपा गठबंधन को बढ़त बनाते हुए नजर सामने आ रहे हैं। रायबरेली की बात करें हॉट सीट, तो राहुल गांधी यहां आगे चल रहे हैं। अमेठी भी एक तरीके से हॉट सीट, जहां स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। तमाम दावों के बाद स्मृति ईरानी यहां पीछे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। हॉट सीट छिंदवाड़ा पर भी यहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पीछे यहां पर दिग्विजय सिंह भी चल रहे हैं, जहां उन्होंने काउंटिंग भी रुकवा दी है। राजगढ़ की बात करें तो 33 साल बाद चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह, और यहां पर पीछे चलने के कारण ये खबर सामने आ रही कि काउंटिंग यहां रुकी है। जहां नकुल नाथ के पिछड़ने पर कमलनाथ का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा जो है सो है। इधर इंदौर की अगर बात करें तो भाजपा से शंकर लालवानी भी आगे चल रहे हैं। विदिशा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। गुना हॉट सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां लगभग जो है 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। खजुराहो की बात करें तो बीजेपी के वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो यहां भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बढ़त बनाती हुई, और अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर आलोक शर्मा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। बालाघाट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी भारती पादरी भी आगे चल रही हैं। भिंड की बात करें तो भाजपा की संध्या राय सिर्फ 4089 वोटों से आगे चल रही हैं। रीवा की बात करें तो भाजपा के जनार्दन मिश्रा भी आगे चल रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की भी अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी काउंटिंग सुबह से ही जारी है और बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 में बढ़त, जहां कोरबा में कांग्रेस को बढ़त है। भूपेश यहां पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम जो है रुझान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे, और अगर बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहां पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और कोरबा में कांग्रेस को बढ़त। तो जो हमारी सहयोगी पूर्वी बता रही थी, ये वो आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत तौर पर अनाउंस कर दिए जाते हैं। हालांकि वो गणना के बाद अनाउंस करते हैं। अभी तक जो हमारे पास जो खबर है, जो जिस तरह की है, जो बिना अनाउंसमेंट वाली खबर है, वो ये है कि शिवराज जी लगभग 3 लाख के आसपास लीड से आगे चलते जा रहे हैं। मृणाल जी का एक बार रुख करना होगा। मृणाल जी, एमपी के संदर्भ की बात भी कर लेंगे हम, बाकी जगह की भी कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि आपके 2, 3, 4, 5 एजेंडे थे, एक संविधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी हमेशा हाथ में संविधान लेकर रैली करते थे कि अगर दोबारा आई बीजेपी तो संविधान खत्म कर देगी। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने वो कहा कि भाई जातिगत आधार पर जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। एमपी में भी जहां जहां भी राहुल गांधी ने सभा की, चाहे वो ट्राइबल से संवाद कर रहे हों या बाकी लोगों से, वो पूछते थे कि उद्योगों में कौन है, मीडिया में कौन है, वहां कौन है, ट्राइबल क्यों नहीं आगे जाते। तो ये फैक्टर काम यहां क्यों नहीं किया, अगर मान लीजिए बाकी स्टेट में कर रहा होगा जो अभी तक के रुझान है। मैं दुर्गेश जी की बात से सहमत हूं कि जल्दबाजी नहीं करें हम, लेकिन रुझान तो बता रहे हैं कि कुछ कर गया। देखिए, जो मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों का अलग अलग राजनीतिक वातावरण से प्रभाव होने की चर्चा हम लोग देखते सुनते आए हैं। उदाहरण के लिए भिंड की सीट को लें। भिंड की सीट पर इस तरह की समीकरण और इस तरह की चर्चाओं का असर पड़ता है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी तक का जो रुझान है केवल 5,500 का अंतर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो विंध्य से लगा हुआ इलाका है, उसकी सतना की सीट है, वहाँ का जो अंतर है लगभग 15,000 के आसपास है। दिग्विजय सिंह जी की जो भी बहुत यूज नहीं है ना, 27,000 पास ही आसपास ही है। और दिग्विजय सिंह जी की जो सीट है उसमें भी पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में है, अनुसूचित जाति जनजाति के कई सारे गांव वहां पर हैं। जो अंतर है अभी तक वो करीब 16-17 हजार के आसपास का ही चौथे 5वें राउंड के आसपास है। तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन बातों का असर यहाँ पर कितना रहा है। यकीनन जिस तरह की उम्मीद हमें मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझानों में थी वो हमें अभी जरूर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, उतने नंबर दिखाई नहीं दे रहे, और बहुत सतही तौर पे इसका आकलन करना मुझे लगता है प्रवीण जी की शायद हमारे बस की बात नहीं है। इसमें समय लगेगा, इसे समझना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय तक देखें तो ये बात लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिछले 5-6 चुनाव में जो मध्य प्रदेश का परिणाम रहा उससे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर 2009 के चुनाव के एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जब कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी सीटें अलग अलग क्षेत्रों से मध्य प्रदेश में अर्जित की थी, तो ये ट्रेंड जो
पुराना ट्रेंड है उससे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद थी कि हम कम से कम 8 सीटें जीतेंगे। 16 सीट पर हम मानकर चल रहे थे कि बहुत अच्छी नेक टू नेक फाइट रहेगी जो हमें परिणाम में बदलती हुई दिख जाएगी। अभी भी हमें पूरा विश्वास है 7 से 8 सीट, जैसे जैसे 2 बजे तक 3 बजे तक सारे राउंड होंगे। कई बार जब राउंड होते हैं तो कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की सीटें हैं वो पहले खुल जाती हैं पेटियां, कुछ बाद में खुलती हैं। तो मध्य प्रदेश के मामले में मैं ये विश्वास नहीं। अब देखिए ना, देश में 136 सीटें इंडिया गठबंधन पिछली बार से ज्यादा ला रहा है। उसके विपरीत मध्य प्रदेश का जो रुझान है, परिणाम है, वो इसके साथ बिल्कुल भी तो ये मदद कर देता आपको तो आप और बढ़ जाते, ये नहीं लगता आपको? ये मदद कर देता तो और बढ़ जाते। और इसीलिए अभी हमें विश्वास है कि जैसे जैसे गणना आगे बढ़ेगी संभवतः मध्य प्रदेश भी कुछ उस दिशा में जाएगा, डालेगा। दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, मृणाल जी को इन था कि कुछ माफ कीजिए, मृणाल जी को उम्मीद है कि कुछ आहुति मध्य प्रदेश से डलेगी। ये जो फिगर स्क्रीन पे हम 227 का देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में, ये उम्मीद है उन्हें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बहुत जागरूक जर्नलिस्ट हैं, पूरे देश की राजनीति पे बहुत अच्छी नजर रखते हैं। बीजेपी बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण करती है, मतलब हर मसले का कि कहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ। यदि ये रुझान, फिर यदि कह रहा हूं मैं, यदि ये रुझान इसी शक्ल में आगे बढ़े तो जाहिर बात है कि एमपी की कॉलर बहुत ऊंची होगी, एमपी बीजेपी की। देखिए, हमने मतलब इतनी सी भी चूक नहीं होने दी। तब के बाद का सियासी समीकरण आप कैसे देखते हैं, यदि यही ट्रेंड आगे चलते रहे तो बीजेपी के संदर्भ में, बीजेपी के लोकल लीडर के संदर्भ में? देखिए प्रवीण जी, जो आपने पहला सवाल था कि यदि ये ट्रेंड रहे आगे, कुछ जो कांग्रेस की उम्मीद है, तो वो उम्मीद तो पर उनका जो है भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि उम्मीद तो बनाए रखें वो, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला हमने देखा कुछ सीटों पर, और जो अंतर भी है लोकसभा सीट के लिहाज से, वो बहुत बड़े अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर नहीं। जब तक अंतर जब तक अंतर आपको 1 लाख, अंतर शिवराज जी का है, अंतर सिंधिया जी का है, अंतर बाकी जी का, बिल्कुल। हाँ, मतलब बीडी शर्मा जी का भी जो अंतर है 85,000 तक तो उनका वो पहुंच गया है वहां, तो जबकि उनके पास तो कोई क्लियर ऐसी कोई फाइट वाइट भी नहीं थी। तो इसलिए जब अंतर ऐसा हो कि आप सेफ साइड में खड़े हो, आपके वोटों की संख्या कम हो, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन ये जो अंतर है, इसको बड़ा अंतर नहीं मान सकते कुछ सीटों पे, चाहे मुरैना हो, ग्वालियर हो, राजगढ़ हो। तो ये अंतर, इसमें उलटफेर हो सकता है। जैसे हमने तो देखा मध्य प्रदेश में ट्रेंड है, 1-2 सीटों पर 1-2 वोटों से भी जीते। मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है विधानसभा में। आप इसमें लोकसभा के हिसाब से यदि आप 5-10 हजार की हार जीत होती है तो एक हौसला तो बनाए रखना ही चाहिए। दूसरा, जो 29 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो एक ऐतिहासिक तो है, इससे पहले कभी नहीं जीती। और मध्य प्रदेश की जो संगठनात्मक क्षमता की, आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी ने तो बीडी शर्मा जी की तारीफ भी की थी। मोहन यादव जी का जिक्र उन्होंने कई जगह किया कि हमने यादव मुख्यमंत्री दिया है, और बहुत सारे उन्होंने जिक्र किया था। और मध्य प्रदेश का संगठन तो पूरे देश में एक आदर्श संगठन माना जाता रहा, और यहाँ के संगठन के कई तो उदाहरण दूसरी जगह देते हैं लोग कि ये यहाँ कैसे काम करना है। यहीं से एक ग्रुप 5 यूथ का नारा आया था, जिस पर 370 वोट बढ़ाने की बात हो रही है। यदि एक्चुअल में जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, 29 सीटें यदि यहाँ मिलती है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के संगठन ने गंभीरता से काम किया है और एक लक्ष्य को लेकर काम किया है। तो यहाँ का जो आगे की जो राजनीति है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने वाली है, ये आप बिल्कुल तय मानिए। एक बार दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। दुर्गेश जी, इसी सवाल का एक सिरा लेके आपके पास जाऊंगा कि जब शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंटेज आप लोगों की उम्मीद के मुताबिक कम था, तो चिंता भी हुई। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बाहर भी आई, हालांकि उन्होंने घोषित तौर पर नहीं कहा, लेकिन जो आपके चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि भाई जिस जगह से जो हारेगा वो समझ लेना उसकी कुर्सी जाएगी, मतलब अगर वो मंत्री है तो क्या ये सब धमकी काम कर गई? क्योंकि दिनेश जी की बात से मैं सहमत हूँ, भाई एमपी प्रयोगशाला तो है बेशक, तो ये आपको रोकूंगा। ये बड़ी खबर आपको सुना देते हैं, गांधीनगर में फिर भगवा लहर। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो भारी मतों से जीत गए हैं, इस तरह की खबर आ रही है, और जो अभी फिगर है वो हम आपको बता देंगे। ये बड़ी खबर है कि भाई अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जीत गए। तो अब दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। जीत गए हैं वाली खबर अभी से आ गई, तो ये कितनी वोट से जीते हैं ये सब बताएंगे हम आपको। एक बार दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, यही बात जो मैंने कही कि भाई प्रयोगशाला जो है, क्या इसी वजह से और ज्यादा सक्रिय हो गई? जो अमित शाह जी, जिनका हमने अभी जिक्र किया, गांधीनगर से भारी मतों से जीतने वाला, वो उनकी धमकी काम कर गई क्या?
देखिए प्रवीण जी, कोई धमकी वाली बात नहीं है। हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और पॉजिटिव ये था, माननीय अमित भाई शाह जी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, माननीय मोदी जी हम लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। और जब इतना चमत्कारिक नेतृत्व जब आपको आपके साथ खड़ा रहता है तो आपका मनोबल बढ़ता है, आप में उत्साह, उमंग और जोश का संचार होता है। वो सब आपने देखा कि हम 29 सीटें आ गई। पर आज मुझे इस चर्चा के दौरान ईवीएम की चर्चा भी करना चाहता हूँ कि ईवीएम जिस तरह से कांग्रेस दोषारोपण, आज दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, लगभग 30,000 वोटों से वो पीछे दिख रहे हैं। अगर वो हार गए अभी पूरी तरह से, और हारने पे क्या वो किसको दोष मढ़ेंगे, क्योंकि देश में तो पूरे देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ, तो ये ठीकरा किस पर फोड़ने का काम करेंगे, ये मृणाल जी को बताना चाहिए। कल तक ये भी बैठ के मेरे साथ चैनलों पे ईवीएम को दोष देने का काम कर रहे थे। आज सुबह से कहीं ईवीएम की चर्चा नहीं कर रहे हमारे साथी लोग। तो मुझे लगता है कि जब आप जनता के बीच जाते हो, जनता से कनेक्ट होते हो, तो जनता उसको अच्छा मानती है और आशीर्वाद देने का काम करती है। हम सतत जनता के बीच में रहे, 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के साथ रहते हैं। आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी हमें क्लीन स्वीप जनता ने दी, हम एक प्रचंड बहुमत से आए। अब मिशन 29 को लेकर हम मध्य प्रदेश में बढ़े थे, हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं जाता मृणाल जी के पास, लेकिन माफ कीजिए वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का करना पड़ेगा। और अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि जुड़े रहिए आप BSTV के साथ। हम आपको ताजी तरीन जितनी भी खबरें हैं और कहां कौन आगे कौन पीछे, ये सबसे पहले बताते रहेंगे। हमारी सहयोगी पूर्वी अब बात को आगे बढ़ाएंगे जी। तो देखिए, यहाँ लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बड़ी खबर भी हमने आपको बताई, जहां गांधीनगर में अमित शाह जो है भारी वोटों से जीत चुके हैं और हर क्षेत्र की खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।